Rising Suns Academy. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज हम देखने वाले हैं 7 और 8 अगस्त का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। गाइस, ये जो सेशन है करंट अफेयर का आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम करंट अफेयर के क्विज सॉल्व करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया है? तो ये कौन बन गए हैं, बताइए आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रवि कुमार दाहिया। तो रवि कुमार दाहिया ने जीत लिया है सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक टोक्यो ओलंपिक में। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। अच्छा, बात हो रही है टोक्यो ओलंपिक की, तो अभी टोक्यो ओलंपिक में भारत को अभी तक कितने पदक मिल गए हैं? 7 पदक मिल गए हैं। कल ही मिला है नीरज चोपड़ा को जैवलिन थ्रो में, और गोल्ड मेडल, भारत का पहला गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में मिला है नीरज चोपड़ा को जैवलिन थ्रो में। याद रखना है, हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। बाकी और सारे पदक देख लेते हैं, तो गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर और ब्रॉन्ज। भारत को अभी तक एक गोल्ड मेडल मिला है जो कि नीरज चोपड़ा ने दिलाया, ठीक है, कल ही मिला है। इसके अलावा भारत को 2 सिल्वर मेडल मिले हैं। एक तो हो जाएगा रवि कुमार दाहिया के, ठीक है, पहलवान है ये। और एक मिला है मीराबाई चानू को, तो मीराबाई चानू को सिल्वर मिला है और रवि कुमार दाहिया को सिल्वर मेडल मिला है। इसके अलावा 3 मिले हैं आपको कांस्य पदक, 3 मिले हैं भारत को कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। और ये किन किन को मिले हैं देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं। 3 मेडल मिले हैं। एक तो मिला है पीवी सिंधु को, 4 मेडल मिले हैं, 4 मिले हैं। और एक मिला है पीवी सिंधु को, एक मिला है लवलीना वर्गोनोई को, मैंने आपको पढ़ाया भी था। एक मिला है पुरुष हॉकी टीम को, मेंस हॉकी टीम को हो जाएगा। और एक मिला है आप बजरंग पूनिया को। तो ये 4 ब्रॉन्ज हो जाएंगे, ठीक है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। तो ये होगा टोटल 7 मेडल। अभी तक टोक्यो ओलंपिक में भारत को 7 मेडल मिल चुके हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जो टोक्यो ओलंपिक है इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो वो देखना बिल्कुल ना भूलें आप। उसमें सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए जाएंगे, आपके जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड है ओलंपिक से और टोक्यो ओलंपिक से, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे हम, ठीक है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन ए, रवि कुमार दाहिया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो मोटो जीपी कंपनी जो है ये है मोटर्स की एक कंपनी, ठीक है, मोटर सपोर्ट प्रॉपर्टी है मोटो जीपी कंपनी। और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर भी चुन लिए गए हैं जॉन अब्राहम। अच्छा, आपको पता है कि जॉन अब्राहम मोटो जीपी कंपनी के एक बहुत बड़े फैन भी रहे हैं, और अभी हाल ही में इनको चुन लिया गया है इसका ब्रांड एम्बेसडर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जॉन अब्राहम। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है? जी हाँ, अमेरिका किस देश को हथियार बेचेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ताइवान। अमेरिका चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान को देने जा रहा है हथियार, और ये डील अमेरिका ने कर ली है। 750 अरब डॉलर के हथियार समझौता किया जाएगा अमेरिका और ताइवान के बीच। और ये जो फैसला है ये तब लिया गया अमेरिका के द्वारा जब अमेरिका और चीन के बीच तनाव चल रहा था, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं चीन जो है, चीन ताइवान पर अपना हक जमाता है, और ताइवान अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर चुका है, लेकिन चीन ऐसा मानता है कि ताइवान अभी भी चीन का हिस्सा है। तो अमेरिका ने ताइवान के साथ ये समझौता किया है हथियार का, 750 अरब डॉलर का ये समझौता है, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, आईआईटी रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये मोबाइल एप्लीकेशन है, जो भूकंप आते हैं उनकी चेतावनी देने से संबंधित है। तो ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है, बताइए आप लोग। आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया, और ये उत्तराखंड राज्य में लॉन्च किया गया है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी यानी कि अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा EEW का, अर्थक्वेक अर्ली
वार्निंग। ठीक है, तो ये जो होगा इसका फायदा क्या होगा, इससे क्या होगा, इस एप्लीकेशन के द्वारा जो भूकंप है उसके आने का पहले से पता चल जाएगा, आपदा की शुरुआत के बारे में लोगों को सचेत हो जाएंगे लोग। ठीक है, और भूकंप आने के पहले ही चेतावनी मिल जाएगी, इस ऐप के द्वारा चेतावनी जारी कर दी जाएगी। तो ये मोबाइल ऐप प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा प्रायोजित किया गया है और IIT रुड़की ने अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। अच्छा, बात हो रही है उत्तराखंड की, तो देख ले तो उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ की एक राजधानी और है, कौन सी, गैरसैंण। गैरसैंण यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि गर्मियों के दिन में गैरसैंण और देहरादून यहाँ की और राज्य एक मतलब जो हमेशा रहती है वो देहरादून हो जाएगी और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री, तो अभी उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री अपॉइंट हुए हैं, वो कौन है, पुष्कर सिंह धामी, जो तीरथ सिंह रावत के स्थान पर बने हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की राज्यपाल हो जाएंगी बेबी रानी मौर्य। कौन, बेबी रानी मौर्य। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखना है। इसके अलावा क्या याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले फूलदेई फेस्टिवल, क्या, फूलदेई फेस्टिवल, तो फूलदेई फेस्टिवल भी यहीं पर होता है, उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड में ही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये जो है ये भारत का ऐसा पहला ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर जानवरों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे, याद रखना है आपको। और भारत का अगर पहला लाइकेन पार्क पूछा जाए तो भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, याद रखना है। और इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज भी उत्तराखंड में ही है। तो इतने पॉइंट आपको उत्तराखंड राज्य से याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं प्रश्न ये एग्जाम में। और इस प्रश्न का सही उत्तर था उत्तराखंड। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से किस देश के पर्वतारोही सहरोज कासिफ दुनिया की सबसे दूसरी जो ऊंची चोटी है दूसरे नंबर की K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो ये किस देश से बिलोंग करते हैं, नाम क्या है, सहरोज कासिफ, ये है पर्वतारोही और इन्होंने K2 की फतह कर ली है। और ये जो है ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, सहरोज कासिफ, और इन्होंने 20 वर्ष की उम्र में K2 पर फतह की। K2 यानी कि इसका अन्य नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन भी इसको कहते हैं। और इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और ये कहाँ पर है, ये पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो काराकोरम रेंज है उसकी सबसे ऊंची चोटी है K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। तो इसको फतह कर लिया है सहरोज कासिफ ने, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, 20 वर्ष की उम्र में इन्होंने इसको फतह किया है। तो याद रखना है आपको, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सहरोज कासिफ। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से। ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूल शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 साल तक और जारी रखा जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है इसने स्कूल शिक्षा के लिए जो समग्र शिक्षा योजना है वो अगले 5 सालों तक जारी रहेगी। कब से कब तक? तो ये 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक अब जारी रहेगी। ठीक है, इसकी सूचना दी है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा इसकी सूचना दी गई है। अच्छा, अब ये योजना जो है किससे संबंधित है? समग्र शिक्षा योजना। तो समग्र शिक्षा योजना संबंधित है जो स्कूली शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षक और प्रौद्योगिकी पे ध्यान दिया जाएगा। तो जो प्रौद्योगिकी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाएगा शिक्षक को, ताकि लोग डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म का ज़्यादा यूज़ करें और उसके द्वारा शिक्षा को प्रदान करें। अभी वैसे भी कोविड के टाइम पर सारी शिक्षा ऑनलाइन प्रदान की जा रही है, तो इसके लिए टीचर्स को और अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी इस कार्यक्रम के तहत, इस योजना के तहत। तो ये जो योजना है अब ये 2026 तक चलने वाली है। याद रखना है आपको, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई-जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो ये जो वित्तीय सहायता है किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान की गई है? तो ये वित्तीय सहायता है गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान की गई है। 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई-जेल परियोजना के लिए। अब ई-जेल परियोजना से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि जितने भी जेल के काम हैं वो सारे डिजिटलाइज हो जाएंगे, कंप्यूटरीकरण करना है। तो जेलों के कामकाज का कंप्यूटरीकरण इस परियोजना का उद्देश्य है। इसके लिए इतनी वित्तीय सहायता केंद्र सरकार के द्वारा दी गई, यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया है?
तो ये जो है ये रहेगी 3.35%। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति है, इसने शुक्रवार को रेपो रेट को बताया और रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट रहेगी 3.35% और जो आपकी रेपो रेट है वो हो जाएगी 4%। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। आरबीआई क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इसके अभी गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, भारत और किस देश की सेनाओं ने उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित की है? तो ये जो हॉटलाइन है भारत और चीन के बीच स्थापित की गई है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, सिक्किम, भारत की जो सिक्किम है, सिक्किम की सेनाओं के बीच और चीन की सेनाओं के बीच स्थापित की गई है। अब सिक्किम की स्थिति क्या है? जैसे ये है भारत, यहाँ से आते हैं, ये नेपाल हो जाता है आपका, और यहाँ पर एक टोपी जैसा है, तो ये है भारत का सिक्किम राज्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सिक्किम राज्य, और ये 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है। कैसे? भारत का ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। यहाँ पर तो हो जाएगा नेपाल, ठीक है, इस साइड हो जाएगा नेपाल, उत्तर में हो जाएगा चाइना, और यहाँ इसके बगल में है क्या? भूटान। तो 3 तरफ से लगा है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, और उत्तरी सिक्किम और चीन की सेनाओं के बीच ये हॉटलाइन स्थापित की गई है। अभी की क्यों गई है हॉटलाइन स्थापित? ये इसलिए की गई है कि भारत का जो ये लद्दाख वाला पार्ट है, पूर्वी लद्दाख, तो यहाँ पर बहुत टाइम से तनाव चल रहा है। तो चीन और भारत की सेनाओं के बीच काफ़ी टाइम से तनाव चल रहा है, तो इसी तनावपूर्ण को जो स्थिति है इसको कम करने के लिए, यहाँ पर शांति बहाल करने के लिए, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए ये हॉटलाइन सिक्किम के बीच स्थापित की गई है। और ये जो है ये कहाँ पर आती है? ये जो ताइवान का क्षेत्र है, यहाँ पर सॉरी तिब्बत का जो क्षेत्र है, तिब्बत के क्षेत्र में यहाँ पर स्थापित की गई है इसको। ठीक है, चाइना की यहाँ पर जो तिब्बत है वहाँ पर सिक्किम और तिब्बत के बीच को इसको स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ये हॉटलाइन होती क्या है? तो हॉटलाइन क्या है? एक तरीके से दोनों देशों के बीच या फिर सीमाओं पर विश्वास और जो सौहार्दपूर्ण संबंध है, इनकी भावना को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित की जाती है, ताकि जो तनाव की स्थिति है उसको कम किया जाए। इसके अलावा दोनों देशों की सेनाओं के बीच जमीनी स्तर पर भी बातचीत चल रही है, ताकि दोनों देश शांति बहाल कर सकें, तनाव ना हो। तो ये हॉटलाइन स्थापित की गई है। अच्छा, ये क्या पहली हॉटलाइन है? बिल्कुल नहीं, ये 6वें नंबर की हॉटलाइन है। इसके पहले 2 हॉटलाइन कहाँ पर है? लद्दाख में, 2 हॉटलाइन है अरुणाचल प्रदेश में, और 2 है सिक्किम में। तो ये 6वें नंबर की हॉटलाइन हो जाएगी भारत और चीन की सेनाओं के बीच में। ऑप्शन ए सही उत्तर था। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया है, ये कहाँ पर किया गया है? प्रश्न में आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं, लखनऊ, दिल्ली, गुजरात या फिर भोपाल। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। तो गुजरात का जो गांधीनगर है वहां पर डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा 2022 में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अब गुजरात का सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो हो जाएगा अहमदाबाद, और राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, और गुजरात के जो गवर्नर है वो कौन हो जाएंगे? आचार्य देवव्रत पात्रा। ठीक है, तो याद रखना है आपको गुजरात से इतनी जानकारी। गुजरात का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था? कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये हुआ था 1 मई 1960 में। 1960 में गुजरात राज्य का फॉर्मेशन हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख की आर्यन घाटी में कितने किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन को शुरू किया है? तो ये जो लाइन है ये 40 किलोमीटर की हो जाएगी। कहाँ पर? लद्दाख की आर्यन घाटी में इसको शुरू किया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 7 साल पहले शुरू हुए ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टअप है एक ऑफ्टर पे कितने बिलियन डॉलर में बिक गया है? तो ये जो है ये स्टार्टअप ऑस्ट्रेलिया का है, और यहाँ इसका नाम क्या है? आफ्टर पे, और हाल ही में ये जो है ये बिक चुका है। 7 साल पहले ये प्रारंभ हुआ था और ये बिका है 29 बिलियन डॉलर में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर कितना कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में घटा दिया है मुद्रा ऋण का लक्ष्य, और ये कर दिया है घटाकर 3 लाख करोड़ रुपए। अब घटाकर 3 लाख करोड़ रुपए किया है तो कितना होगा? तो ये था पहले 3.21 लाख करोड़। तो 2021-22 में 2020-21 के लिए जो ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था 3.21 लाख करोड़ रखा गया था। ठीक है, और इसको घटाकर अब कर दिया है 3 लाख करोड़ रुपए।
अच्छा, ये है किससे संबंधित? तो जो मुद्रा ऋण है ये प्रदान किया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, और 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है वित्तीय और जो बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थाएं हैं उनके द्वारा लघु व्यवसाय इकाइयों को ये ऋण प्रदान किया जाता है। किसके लिए? उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग अपना जो है बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, और ये जो योजना है 2015 में प्रारंभ की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, इस योजना के तहत जो लघु व्यवसाय इकाइयां हैं उनको ऋण दिया जाता है, और ये जो ऋण है ये ऋण का लक्ष्य रखा गया था इस बार 3.21 लाख करोड़, इसको घटाकर कर दिया है 3 लाख करोड़ रुपए। अच्छा, इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है, क्या? मुद्रा योजना में इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और मुद्रा का भी एक फुल फॉर्म है, मुद्रा का भी एक फुल फॉर्म है, और इसको याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और इसका फुल फॉर्म क्या है? एम से हो जाएगा माइक्रो, यू से हो जाएगा यूनिट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, क्या? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी लिमिटेड, ये मुद्रा का फुल फॉर्म हो जाएगा, याद रखना है आपको। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे इस प्रश्न से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, अब ये कुछ रिवीजन के क्वेश्चंस है जो आपको कुछ दिन पहले ही कराए गए हैं। आइए रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से। किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये था नाफ्ता झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, एक महीने में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है, नाफ्ता झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो Delhi@2047 एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हृदय प्रत्यारोपण दिवस पूरे भारत में कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 3 अगस्त के दिन, 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाते हैं। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कितने किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो ये जीता था 69 किलोग्राम वर्ग में। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के कि भारत को अभी तक टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक मिल गए हैं। एक मिला है गोल्ड नीरज चोपड़ा से, 2 मिले हैं सिल्वर मेडल, एक दिया है किसने? पीवी सिंधु ने, और एक मिला है किसने? रवि कुमार दाहिया ने। कितने किलोग्राम वर्ग में? 57 किलोग्राम वर्ग में। इसके अलावा 4 मिले हैं ब्रॉन्ज मेडल या फिर कांस्य पदक, तो उनमें से एक है लवलीना बोरगोहेन। बाकी के कौन है? 3, एक हो जाएंगे आपकी पीवी सिंधु, एक हो जाएंगे आपके मेंस हॉकी की टीम, एक हो जाएंगी बजरंग पूनिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने गलती से पीवी सिंधु बता दिया सिल्वर मेडल में, तो सिल्वर मेडल 2 मिले हैं किससे? एक मीराबाई चानू और एक रवि कुमार दाहिया, याद रखना है आपको। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था 69 किलोग्राम वर्ग, लवलीना बोरगोहेन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और किसके बीच हुए हस्ताक्षरित सहमति पत्र को मंजूरी दी है? तो ये हुआ है डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल भारतीय अनुसंधान और विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान और डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच ये सहमति पत्र हुआ है। नेक्स्ट है, किस कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसके बाद अगला है, किसने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित कर दिया है? तो ये लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, आज के लिए आपका प्रश्न, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए किस देश से भेजी जाएगी? तो पुणे मेट्रो के लिए भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन कौन से देश से आने वाली है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है। ऑप्शंस आपके हैं जापान, रूस, इटली या फिर अमेरिका। सो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी करें कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, अगर आप इस सेशन का करंट अफेयर का क्विज लगाना चाहते हैं या फिर आप डेली करंट अफेयर का क्विज सॉल्व करना चाहते हैं, तो क्विज सॉल्व करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं राइजिंग सन्स अकेडमी का एप्लीकेशन, यानी कि राइजिंग सन्स अकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप डेली करंट अफेयर का क्विज सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी। यहाँ पर आपको आपका स्कोर देखने मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको डिटेल जो भी प्रश्न होगा उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यानी कि एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आसानी से। तो आप जरूर से, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि राइजिंग सन्स अकेडमी का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।